जब दिल्ली के अधिकांश लोग या तो मार दिए गए या भाग गए, तब अंग्रेजी सेनाओं ने दिल्ली के खाली पड़े घरों को लूटने का काम आरंभ किया। इस प्रकार अब वे घर लूटे जाने थे जिन्होंने एक दिन अंग्रेजों के घर लूटे थे या दिल्ली के सेठ साहूकारों की हवेलियों को लूटकर अपने घरों में हीरे, मोती, माणक और पुखराज भर लिए थे। वे गुंडे भी अब तक मारे जा चुके थे या दिल्ली से भाग गए थे, किंतु उनके द्वारा छिपाया गया लूट का अधिकांश माल अब भी घरों के तहखानों में छिपा हुआ था। बहुत से हीरे और आभूषण घरों की दीवारों और आंगन को खोदकर उनमें छिपा दिए गए थे। कंपनी सरकार ने इस माल का पता लगाने के लिए वसूली एजेंटों की नियुक्तियां की तथा उन्हें दिल्ली के घरों में से माल वसूल करने के लिए सिपाहियों के दस्ते दिए गए। इन एजेंटों एवं उनके सिपाहियों ने दिल्ली का एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी दीवारें तोड़कर माल नहीं ढूंढा हो या धरती खोदकर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन नहीं निकाले हों। कंपनी सरकार के जो सिपाही कल तक बंदूकें, तोपें और गोलियां चला रहे थे, अब वे छैनी, हथौड़ी, फावड़े और गैंती चला रहे थे। बहुत से घरों के तहखानों में बूढ़े, असहाय और बीमार लोग छिपे हुए मिले। उन्हें सड़कों पर घसीटकर मारा गया ताकि वे दीवारों एवं धरती में छिपाए गए माल की जानकारी दे दें। वसूली एजेंट म्यूटर की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है, मेरे पति सुबह नाश्ता करने के बाद निकल जाते थे। उनके साथ कुलियों का एक दल लोहे की सलाखें, हथौड़े और नापने के फीते लेकर चलता था। यदि किसी के घर के बारे में पता चलता था कि वहां खजाना हो सकता है, तो उस घर को पूरा एक दिन दिया जाता और काम की शुरुआत सावधानी से घर का अध्ययन करने से होती थी। ऊपर की छतों और नीचे के कमरों को नापने से छिपी हुई जगह का पता चल जाता। फिर दीवारें तोड़ी जाती और यदि कोई चोर कमरा या ताक बना हुआ मिलता तो उसको ढूंढा जाता और उसमें से माल निकाल लिया जाता। एक बार मेरे पति 13 छकड़े भरकर सामान लाए, जिनमें दूसरी चीजों के साथ साथ 80,000 रुपये भी थे, अर्थात 8,000 ब्रिटिश पाउंड। एक बार और उन्हें चांदी के बर्तन, सोने के जेवर और 1,000 रुपयों का थैला मिला। चार्ल्स गिफ्ट ने लिखा है, कुछ ही दिनों में माल एजेंटों के कमरे हर तरह के खजाने से भर गए। जेवरात, हीरे, याकूत, जरमरूद, मुर्गी के अंडों के आकार के मोती, छोटे मोतियों की मालाएं, सोने के आभूषण एवं बर्तन, बेहतरीन कारीगरी वाली सोने की जंजीरें, सोने के ठोस कड़े एवं चूड़ियां कई कई बार लुटती हुई अंततः बेरहम अंग्रेजों के हाथों में चली आईं। ईस्वी 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी सरकार की सेनाओं ने दिल्ली के क्रांतिकारी सैनिकों, शहजादों, सलातीनों तथा आम आदमियों को मार दिया, तो कुछ ऐसे लोगों की बारी आई जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। आखिर थे तो वे भारतीय ही, और उनकी चमड़ी का रंग भी अंग्रेजों की चमड़ी के रंग से अलग था। बहुत से जासूसों एवं सहायकों के पास अंग्रेज अधिकारियों के हाथों से लिखे हुए प्रमाण थे कि उन्होंने संकट काल में अंग्रेजों की सहायता की थी, किंतु मेजर जनरल विल्सन ने आदेश जारी किया कि किसी भी सुरक्षा पत्र को तब तक स्वीकार न किया जाए जब तक कि उस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर नहीं हों। चार्ल्स गिफ्ट ने लिखा है कि शासन के शत्रु और मित्र सभी को बराबर रूप से यह संकट झेलना पड़ा। मुंशी जीवनलाल विलियम हॉडसन के 3 प्रमुख जासूसों में से एक था। उसे बागियों ने कई बार मारने की चेष्टा की थी, किंतु वह अभी तक जीवित बचा हुआ था। एक दिन उसे हॉडसन्स हॉर्स के सिख सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसे खूब अच्छी तरह से मार पीट कर उससे वह सारा माल निकलवा लिया जो उसने अपने घर के आसपास धरती में गाड़ रखा था। इलाही बख्श, जिसने विलियम हॉडसन का विश्वास जीतने के लिए अपनी बेटी के पुत्र अबूबकर तक से गद्दारी करके उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था, उसे भी अंग्रेजी सिपाहियों ने पकड़ लिया और खूब पीटा। उसके घर का सारा माल वसूली एजेंट और उसके सिपाही लूट कर ले आए। अंग्रेजों ने इलाही बख्श को दिल्ली का गद्दार कहकर उसकी भर्त्सना की।
दिल्ली में गदर आरंभ होने से बहुत पहले ही दिल्ली के कुछ प्रमुख लोग ईसाई बन गए थे, जिनमें डॉक्टर चमनलाल तथा रामचंद्र प्रमुख थे। डॉक्टर चमनलाल तो 11 मई को दिल्ली में गदर आरंभ होने वाले दिन ही मेरठ से आए सिपाहियों द्वारा मार दिया गया था, किंतु रामचंद्र अभी तक जीवित था। वह भी अपने घर के तहखाने में छिपा हुआ मिल गया। वह अंग्रेजों का विश्वस्त व्यक्ति था, इसलिए उसे बड़े अंग्रेज अधिकारियों ने पहचान लिया तथा रामचंद्र को वसूली एजेंट नियुक्त करके उसके घर के आगे कुछ अंग्रेज सिपाही तैनात कर दिए, ताकि कोई भी व्यक्ति रामचंद्र को तंग न करे। किंतु जब रात हुई तो वही अंग्रेज सिपाही रामचंद्र को पीटने लगे और उसका माल लूट कर ले गए। वसूली एजेंट रामचंद्र का मुख्य कार्य अंग्रेज अधिकारियों के साथ रहकर मस्जिदों, मकबरों एवं मकानों से मिलने वाले उन दस्तावेजों को पढ़ना था जो उर्दू लिपि में लिखे हुए होते थे। चूंकि रामचंद्र ईसाई था और उसे उर्दू पढ़नी आती थी, इसलिए इस कार्य के लिए उससे अधिक उपयुक्त एवं विश्वसनीय व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता था। यदि अंग्रेज अधिकारी ये काम किसी हिंदू या मुसलमान से करवाते तो उसके द्वारा झूठ बोले जाने की पूरी आशंका थी। रामचंद्र ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि एक दिन वह एडवर्ड कैंपबेल के घर से अपने घर वापस आ रहा था। उसी समय एडवर्ड ओमेनी अपने घोड़े पर बैठकर निकला। ओमेनी ने रामचंद्र को देखते ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए। इस पर रामचंद्र ने कहा कि मैं ईसाई हूं तथा वसूली एजेंट हूं, तो भी उसने मुझे पीटना जारी रखा। रामचंद्र ने लिखा है कि यदि मैं अंग्रेजों के हाथों मारा भी जाता तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि स्वयं ईसा मसीह से लेकर ईसाई धर्म के हजारों संतों को पहले भी जान से मारा जा चुका था। यदि मैं भी मारा जाता तो मैं अपने ईसाई धर्म की बेहतर सेवा करने का अवसर प्राप्त करता। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों ने हिंदू परिवारों को फिर से दिल्ली में आने की अनुमति दे दी।